नमस्ते, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। आज हम हमारा सेशन गुप्त साम्राज्य का क्लासेस चल रहा है, जिसमें कि आज हम कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त को देखेंगे कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंस है, जो कि आपके एग्जाम्स में इस वीडियो से आप क्या क्या सीखेंगे। आज हम इसे देखते हैं, तो चलिए। आज हम देख रहे हैं कुमार गुप्त का क्या शासन रहा, इसकी क्या उपलब्धि रही, इन्होंने कैसे कौन कौन से उपाधि धारण किए, जो जो इसमें कंटेंट है हम उसे देखते हैं। तो देखिए, कुमार गुप्त का एक और नाम है गोविंद गुप्त भी। कहीं कहीं पर गोविंद गुप्त की भी बारे में चर्चा होती है। किसी किसी अभिलेख में कुमार गुप्त के जगह पर गोविंद गुप्त का नाम दिया गया है। तो कुमार गुप्त के जो पिता थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। और इनकी माता कौन है? तो ध्रुव देवी है। हम ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त के विषय में इसके लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हम देख चुके हैं, जान चुके हैं कि ध्रुव देवी कौन थी। तो ध्रुव देवी रामगुप्त की पत्नी थी, जिसे चंद्रगुप्त ने रामगुप्त की हत्या करके प्राप्त किया था और उससे विवाह किया। और उसके बाद इन दोनों से पुत्र जो कुमार गुप्त हैं और ये उत्तराधिकारी बने। उत्तराधिकारी ये कब बने, कब इन्होंने गद्दी को संभाला? तो 415 से 454 ईस्वी तक इन्होंने गद्दी को संभाला। आप देख सकते हो 40 इयर्स का इनका जो है कार्यकाल था। अबाउट 40 इयर्स, कहीं कहीं पर 39 है, कहीं कहीं पर 40 इयर्स है। तो हिस्ट्री क्या होता है कि पूरा सर्टन टाइम नहीं रहता, आगे पीछे उसमें हम देखते हैं। तो इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने व्याघ्र भल पराक्रम, महेंद्र दत्त, अजीत महेंद्र और अश्वमेघ महेंद्र की उपाधि धारण की थी। इसका शासनकाल क्या हो गया? कुमार गुप्त का शासनकाल स्टार्टिंग में, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान समृद्ध साम्राज्य का विस्तार किया, उनके समय में तो बहुत अच्छी स्थिति थी कुमार गुप्त वंश की। लेकिन कुमार गुप्त तक स्टार्टिंग में तो सही था, क्योंकि इन्होंने कौन से विश्वविद्यालय का निर्माण किया था? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि महत्वपूर्ण है हमारे प्राचीन इतिहास की दृष्टि में बिहार के लिए। एक ऐसा बौद्ध विश्वविद्यालय जिसमें बहुत सारे बौद्ध भिक्षु एक साथ पढ़ते थे। एक हॉस्टल के जैसे था, ऐसा विश्वविद्यालय था, एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। इसी के नाम से हमारा बिहार वैश्विक स्तर पर जाना जाता था। उस समय बिहार की स्थिति शिक्षा में बहुत अच्छी मानी जाती थी। तो वो देन भी हमारे गुप्त साम्राज्य के ही देन थी, जिसके कारण इसमें जो है श्री गुप्त ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वो भी अप्रोक्सीमेट 427 या 25 के लमसम इसने स्थापना की थी। तो अब नालंदा विश्वविद्यालय के साथ एक और क्वेश्चन आ जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को कौन जलाया था, किसके कारण ये ध्वस्त हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के कारण ये ध्वस्त हो गया था, पूरी तरह जल गई थी। उसकी लाइब्रेरी पूरी तरह जल गई थी। इतनी बड़ी इसकी लाइब्रेरी थी, जो हम आज अगर नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त नहीं होती तो शायद बिहार की शिक्षा व्यवस्था का रूप कुछ और ही होता। आइए, तो और इनके विषय में हम जानते हैं। तो कुमार गुप्त से रिलेटेड मंदसौर अभिलेख है। मंदसौर अभिलेख से इनके शासन के विषय में हमें पता चलता है कि कुमार गुप्त की जो शासन व्यवस्था उस समय कैसी थी, किस तरह की आर्थिक नीति थी, राजनीतिक नीति कैसी थी, प्रशासनिक नीति कैसी थी, किस तरह से साम्राज्य का विस्तार होता था, कैसे काम काज होता था, पूरी तरह से किससे पता चलता है? तो मंदसौर अभिलेख से इसके बारे में पता चलता है। तुमुन अभिलेख में इसको क्या कहा गया है? शरदकालीन सूर्य कहा गया है। तो तुमुन अभिलेख में क्या कहा गया है? तो शरदकालीन इन्हें सूर्य कहा गया है। बस कुमार गुप्त में देखिए 2 3 4 5 6 पॉइंट है, आपको याद रखनी है। ज्यादा आप कंटेंट मत बढ़ाइए, इंपॉर्टेंस को ज्यादा आप याद रखिए। तो इंपॉर्टेंस में आप देख सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंस है। तो चलिए, कुमार गुप्त के बाद उनके जो पुत्र हुए, उनका जो उत्तराधिकारी हुआ वो कौन हो गया? स्कंद गुप्त हो गया। अब इस समय गुप्त साम्राज्य अपने पतन की ओर क्या हो रहा है? जा रहा है। हमारा जो चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, इस टाइम पे क्या था? गुप्त साम्राज्य का क्या था? उदय था, विस्तार था, समृद्धि थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य जो है पतन की ओर जा रहा है। यहाँ तक आते आते तो बहुत चीज हो गया। तो इन्होंने अपना राज्य विस्तार नहीं किया और कम भी नहीं हुआ। इनका क्या हुआ? जितना था उतना ही रहा। उसके बाद हम आते हैं स्कंद गुप्त की ओर। स्कंद गुप्त ने 455 से 400
67 तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने जो उपाधि धारण की थी, इन्होंने उपाधि धारण की थी क्रमादित्य की। उस टाइम में ये उपाधि वगैरह बहुत होती है, उपाधि वगैरह सब राजा लोग उपाधि ले ही लेते थे। अब स्कंदगुप्त के समय एक क्या हुआ, इनके ही समय में हुर्नों का क्या हो गया, आक्रमण हुआ। तो हुर्नों के आक्रमण के कारण क्या हुआ, गुप्त साम्राज्य तो एक कुशल शासक नहीं थी, और कुशल शासन के अभाव में एक तो हुर्नों का आक्रमण भी हो गया, तो ये गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए बहुत क्या हो गया, समझिए एक कारण बन गया। उनके आक्रमण होने के बाद स्थिति बहुत खराब हो गई। तो इसके समय में हम याद रखेंगे कि स्कंदगुप्त के टाइम में क्या हुआ था, तो हुर्नों का आक्रमण हुआ था। चलिए, तो अब देखते हैं इनकी राजधानी इन्होंने कहाँ रखी थी, अयोध्या इनकी राजधानी थी। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि इनकी स्टार्टिंग थी क्या थी, पाटलिपुत्र इन्होंने राजधानी रखी, वैशाली इन्होंने राजधानी रखी, उज्जैन इसने राजधानी रखी, और इसकी राजधानी हमारी अयोध्या भी रही गुप्त साम्राज्य में। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इन्होंने एमपी, यूपी और बिहार, इन सारे राष्ट्र सौराष्ट्र पर इन्होंने शासन किया था। पर जैसे जैसे पतन की ओर गए तो उनका पतन भी इसके बाद हो गया। आप देख, स्कंदगुप्त तक ही गुप्त साम्राज्य था, उसके बाद एक लास्ट जो थे विष्णुगुप्त थे, उसके बाद ये पतन हो गया इस साम्राज्य का। देखिए, इसके अंतर्गत कुछ अभिलेख आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिलेख आते ही आते हैं, एक दो अभिलेख आ ही जाएंगे, कोई भी एग्जाम में बैठे अभिलेख आपको पूछ ही देंगे, चाहे गुप्त साम्राज्य से हो या मौर्य साम्राज्य से हो, आपके अभिलेख आ ही जाएंगे। तो देखिए, भीतरी अभिलेख कहाँ है हमारी, तो गाजीपुर में भीतरी अभिलेख किससे संबंधित है, तो स्कंदगुप्त से भीतरी अभिलेख संबंधित है। चलिए, तो अहोम स्तंभ लेख में इन्हें शक्रोपम कहा गया है। अहोम स्तंभ लेख में इसे क्या कहा गया है, तो शक्रोपम कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख भी स्कंदगुप्त से ही संबंधित है, जूनागढ़ अभिलेख भी स्कंदगुप्त से संबंधित है। इस जूनागढ़ अभिलेख में ही आपको इनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन इनसे रहता नहीं है, ज्यादा रहेगा कि ये किससे संबंधित है, तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। चलिए, तो भीतरी अभिलेख से ही हमें पता चलता है क्या, कि हुर्नों का आक्रमण स्कंदगुप्त के टाइम में हुआ था। तो ओवरऑल कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त में इतना ही है। और एक चीज है इसमें क्या है, कि इन्होंने गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील था उनको क्या किया था, रिपेयर करवाया था, आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल इसमें इतना ही है। आप ये दोनों शासन में जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको कलेक्ट कर लिया है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर न्यू टॉपिक के साथ जरूर मिलूंगी। बाय।